नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जाते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची रातू रोड ओटीसी ग्राउंड में 13 जनवरी को नमो पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ये महोत्सव पिछले 19 वर्षों से लगातार श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। समिति के संरक्षक केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सांसद संजय सेठ हैं। उन्होंने बताया कि इसकी शुरुआत कई वर्ष पहले बाबा रामदेव और पूर्व सीएम रघुवर दास ने किया था। तब से ये महोत्सव प्रत्येक वर्ष रांची में होता आ रहा है। इस दिन लोग पतंग तो उड़ाते हैं, उसके साथ साथ जरूरतमंदों के बीच भोजन, कंबल, पतंग व लटाई का भी वितरण होता है। हर वर्ष पिछले 19 साल से नमो पतंग महोत्सव, और यह नमो पतंग महोत्सव इसलिए कि अपनी संस्कृति, आने वाली पीढ़ी, मकर संक्रांति क्या है, लोहड़ी क्या है, टूसू क्या है, तो हमेशा हम लोग करते हैं। चाहे वो होली में हो, चाहे जन्माष्टमी हो, अन्य त्योहारों में भी। तो इस वर्ष नमो पतंग महोत्सव 13 जनवरी को पिस्का मोड़ के आगे ओटीसी मैदान में, पिछली बार वही हुआ था। इसकी शुरुआत रामदेव बाबा ने और रघुवर दास जी ने शुरुआत की थी अरगोड़ा मैदान से 18-19 साल पहले। तो उसके बाद उस पतंग महोत्सव में एक सांकेतिक रूप से हम लोग पतंग उड़ाते हैं और फिर खिचड़ी का भोग, तेल कोट, चूड़ा, खिचड़ी, कंबल का वितरण सब करते हैं। ये कार्यक्रम 13 तारीख को 11:30 बजे ओटीसी मैदान में होगा, जहां विभिन्न प्रकार की पतंग उड़ाकर और त्योहार को मनाना, ये कार्यक्रम 13 को है। रांची स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को संविधान गौरव अभियान को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी वक्ताओं ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरित्र, उनके संघर्ष का व्याख्यान किया। वक्ताओं ने कांग्रेस के उन पहलुओं की भी चर्चा की जिसमें संविधान के गलत उपयोग और बाबा साहब के साथ अपमान किया गया था। वक्ताओं ने कहा कि संविधान गौरव अभियान की जरूरत आज इसलिए है क्योंकि आम जनता के बीच विरोधी पार्टियां कई भ्रांतियों को फैला रही हैं। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए संविधान गौरव अभियान के संयोजक एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि भारत देश के संविधान की गौरवशाली 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 11 से 25 जनवरी तक व्यापक स्तर पर संविधान गौरव अभियान की शुरुआत देश भर में की गई है। वर्तमान में झारखंड में सदस्यता अभियान चल रहा है, इसलिए झारखंड में 15 से 25 जनवरी तक इस अभियान को चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत के संविधान की खूबसूरती, उसकी ताकत, बाबा साहब के देश के प्रति सोच, संदेशों को और साथ ही कांग्रेस के द्वारा बाबा साहेब के साथ किए गए अपमानों को और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बाबा साहेब को दिए गए सम्मान को आम जनता तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। बैठक में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, संगठन महामंत्री करमवीर सिंह, सह संयोजक सहित जिले के संयोजक ने भाग लिया। देश के संविधान के 75 गौरवशाली वर्ष पूरे हुए हैं। 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान को अंग्रेजों से भारत ने किया था। 2025 में देश के संविधान के 75 साल पूरे हो रहा है। 2024 में हुआ है। संविधान के 75 साल पूरे होने पर उसकी गौरव गाथा के लिए 11 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक पूरे देश में एक व्यापक संविधान गौरव अभियान के रूप में मनाया है। और उसी के निमित्त झारखंड प्रदेश में भी, क्योंकि हमारे यहाँ सदस्यता का अभियान चल रहा है, तो हमारा बृहत कार्यक्रम जो है वो 15 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक चलेगा। और इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत के संविधान की वो खूबसूरती, उसकी ताकत, बाबा साहब आम्बेडकर जो इसके संविधान के शिल्पकार रहे, उनके जीवन और उनके राष्ट्रवादी चरित्र और कांग्रेस द्वारा बाबा साहेब पे किए गए अपमान के वृतांत के साथ नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से संविधान और बाबा साहेब को दिए गए सम्मान के सारे विचारों को लेकर के हम नीचे को जाने वाले हैं।
और राजधानी रांची के मरांग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में 12 जनवरी से विमेंस हॉकी इंडिया लीग का भव्य आगाज होने जा रहा है। इस लीग में 4 महिला टीमें दिल्ली एसजी पाइपर्स, ओडिशा वॉरियर्स, बंगाल टाइगर्स और सुरमा हॉकी क्लब भाग लेंगी। टूर्नामेंट के लिए तैयारियां जोरों पर है। इसमें शामिल होने वाली टीमें रांची पहुंचना शुरू हो चुकी हैं। वहीं खिलाड़ियों का अभ्यास भी शुरू हो चुका है। 2 टीमें पहले ही रांची पहुंच चुकी हैं और 2 टीम गुरुवार को रांची पहुंचेंगी। खेल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के आयोजन से जूनियर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ता है। वे इस मुकाबले को देखकर काफी कुछ सीखते हैं। लीग का उद्घाटन 12 जनवरी को होगा, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक कल्पना सोरेन शामिल होंगी। उद्घाटन समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जाने माने कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। रांची के कांके पुलिस ने वाहनों से डीजल चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने चोरी में प्रयुक्त किए जाने वाला कई सामान बरामद किया है। गिरफ्तार सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनमें बुलंदशहर निवासी फरमान, अभिषेक और मनोज पंडित, मेरठ के मोहम्मद आमिर उर्फ मोनू व मोहम्मद आमिर, मेहर का वसीम व अलीगढ़ का शहजाद खान शामिल हैं। इनके पास से एक ट्रक, एक स्कूटी, एक बाइक, 6 मोबाइल, 7 प्लास्टिक ड्रम, 20 प्लास्टिक बाल्टी, एक मापने का उपकरण, सेक्शन, पाइप सहित कई सामान बरामद किया गया है। जबकि इस मामले का किंग पिन रातू निवासी फरार है। गिरोह का जाल झारखंड, बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा तक फैला हुआ है। गौरतलब है कि स्पेशल ब्रांच के दरोगा अनुपम कश्यप की हत्या भी डीजल चोरी करने वाले गिरोह ने की थी, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया था। ये जानकारी डीआईजी सह एसएसपी चंदन सिन्हा ने संवाददाता सम्मेलन में दी। इस दौरान ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल, डीएसपी अमर पांडे, कांके थाना प्रभारी के साहू भी उपस्थित थे। कांके थाना की पुलिस ने एक बड़ा ही अच्छा उद्भेदन किया है। एक इंटरस्टेट गैंग है जिसके अधिकतर मेंबर जो है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़ के लोग हैं। ये लोग जो है जो सड़क पर खड़ी बड़ी वाहन होते हैं उनसे तेल की चोरी करते थे। उसमें चोरी करने का इनका बड़ा ही एक यूनिक तरीका था। इनके अपना भी एक जो है वो ट्रक होता था। उस ट्रक में स्पेशली डिजाइन चैम्बर होता था जिसमें काफ़ी ज़्यादा तेल अटता था। उस ट्रक को जिस ट्रक से चोरी करनी है उसके बगल में ये लोग सटा देते थे और फिर सक्शन पाइप के थ्रू उसका तेल खींच के अपनी गाड़ी में रख देते थे। इस तरीके से लोग लगातार हजारों लीटर के तेल की चोरी करते थे और उस तेल को बेचते थे। इस गैंग का उद्भेदन हुआ है, बड़ा ही अच्छा है। और जमशेदपुर के जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फेडरेशन साइनोलॉजिक इंटरनेशनल और कैनल क्लब की ओर से डॉग शो का आयोजन किया गया है। 12 जनवरी तक चलने वाले इस चैंपियनशिप का उद्घाटन गुरुवार को उपायुक्त अनन्या मित्तल ने विधिवत रूप से किया। इस अवसर पर जीआरडी कॉम्प्लेक्स के आर्चरी ग्राउंड में जमशेदपुर कैनल क्लब की चेयरमैन रुचि नरेंद्रन समेत डॉग लवर्स उपस्थित थे। उपायुक्त अनन्या मित्तल का स्वागत डॉग के द्वारा गुलदस्ता देकर किया गया। इस चैंपियनशिप में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी डॉग भाग ले रहे हैं। कुल 470 एंट्री हुई है। पहले दिन ओबेडिएंट टेस्ट शो हुआ। इस अवसर पर उपायुक्त ने आयोजन की सराहना की और शहरवासियों से इस डॉग शो में शामिल होकर लुत्फ उठाने की अपील की। कैनल क्लब की चेयरमैन रुचि नरेंद्रन ने कहा कि ये इंटरनेशनल डॉग शो है। इसे जज करने के लिए पूरी दुनिया से निर्णायक पहुंचे हैं। इसमें भारत के 20 सर्वश्रेष्ठ श्वानों ने हिस्सा लिया है। इस कार्यक्रम में देश विदेश से बड़ी नस्ल के कुत्ते और उनके मालिक एक साथ शामिल हुए हैं। इस साल के डॉग शो में कुछ नए और आकर्षक इवेंट शामिल किए गए हैं। पहली बार साइबेरियन हस्की और डोबरमैन जैसी मशहूर नस्ल के कुत्ते भी इस शो का हिस्सा हैं। इन नस्लों की भागीदारी से शो में और भी रोमांचक मुकाबले और प्रतियोगिताएं देखने को मिलेंगी।
यहाँ पर डॉग शो में मुझे चीफ गेस्ट की तरह बुलाया गया और यहाँ पर हम लोगों ने इसकी ओपनिंग की। ये बहुत बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज है और ये वन ऑफ इवेंट है जो यहाँ पर किया जाता है और इससे हमारी सहनशीलता और सेंसिटिविटी सभी इस प्रजाति के लिए बढ़ती है और मैं सभी से कहना चाहूँगा कि शहर में जितने भी वासी हैं वो ज़रूर यहाँ पर विजिट करके इसका आनंद लें। वेलकम किया था आपको कैसा लगा? जी, वो एक अद्भुत एक्सपीरियंस था और बहुत बेहतर तरीके से उसे किया गया। उसे भी यहाँ पर जज किया जाता है इस डॉग शो में और वर्ल्ड ओवर से यहाँ पर जजेस आए हैं। मुझे ये भरोसा है कि ये एक बहुत बेहतर शो होगा। अच्छा, आज से जमशेदपुर केनल क्लब के अंडर 34th एंड 35th FCI शो जो इंटरनेशनल डॉग शो होता है और 77th एंड 78th चैंपियनशिप डॉग शो का उद्घाटन हुआ है। अभी श्री अनन्या मित्तल जी आए थे, उन्होंने उसका उद्घाटन किया है। ये एक बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का शो है, FCI शो, और बहुत द बेस्ट जजेस फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड आर हियर टुडे with us. We have 10 judges from across, from Brazil, from Cyprus, from Taiwan, from all over the world, and they are very known entities in their field. We have 470 entries. उसमें 50 अलग-अलग टाइप की breeds हैं और the 20 top dogs of the country are also coming here. So participation आई है सब तरफ से, पंजाब से, दिल्ली से, पुणे से, चेन्नई से, सब जगह से, और बेस्ट डॉग्स ऑलरेडी हियर एंड दे आर वेटिंग टू परफॉर्म। एंड आज ओबीडियंस होगा और कल परसों और नेक्स्ट डे उनका चैंपियनशिप जो है वो शो होगा। और मैं चाहूँगी कि सारे जमशेदपुर वासी आए और देखें सब डॉग्स को। इस साल हमारे 4 स्पेशलिटी शोज भी हैं, स्पेशलिटी ब्रीड्स को दर्शाया जाएगा। पहले कुछ साल से हम बीगल और लैब्राडोर कर रहे हैं, इस साल है बीगल, लैब्राडोर, उसके अलावा डोबरमन्स और हस्कीज, साइबेरियन हस्कीज, उनको भी दर्शाया जाएगा स्पेशलिटी ब्रीड्स। इसके माध्यम से लोग समझते हैं व्हाट इज अ गुड ब्रीड, किस तरह से अलग अलग ब्रीड्स हैं, क्योंकि लोग पहचानते नहीं हैं सब ब्रीड्स को। तो डॉग शो के माध्यम से लोग आएँ यहाँ पे, समझें और डॉग्स के प्रति एक अच्छी भावना डेवलप करें, उनसे डरे नहीं और समझें कि डॉग्स आर बेस्ट फ्रेंड्स। उनके साथ एक कंपैशन के साथ अगर डील किया जाए तो दे कैन बी वंडरफुल फ्रेंड्स। हम ऑल्सो इस टाइम रिस्पॉन्सिबल डॉग ओनरशिप, डॉग पेरेंटिंग बिहेवियर करना चाह रहे हैं कि लोग अपने डॉग के पीछे साफ सफाई रखें। ये बहुत ज़रूरी है और जमशेदपुर में लोगों को आदत नहीं है, डॉग्स इधर उधर कर देते हैं तो सफाई पीछे से जिसको आके करता है, पर लोगों को खुद करना चाहिए और ये आइडिया बहुत प्रमोट कर रहे हैं। तो इसलिए हम सबको वो पूप बैग्स, पूप कलेक्शन बैग्स वगैरह दे रहे हैं, सारे वेन्यू में भी रहेंगे और अलग से डिस्पोजल बिन्स भी रहेंगे। तो मैं चाहूँगी सारे शहरवासी आएँ, एंजॉय करें इस शो को। मौसम बहुत अच्छा है, टू जस्ट हैव अ गुड टाइम। इट्स अ कार्निवल टू एंजॉय एंड अंडरस्टैंड दीज ब्यूटीफुल कैनाइन फ्रेंड्स ऑफ आवर्स। थैंक यू। इस जमशेदपुर के जीआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नवनिर्मित फुटसल और हैंडबॉल ग्राउंड का उद्घाटन बुधवार को हुआ। लगभग 70 लाख रुपए की लागत से तैयार इस आधुनिक ग्राउंड का उद्घाटन मुख्य अतिथि टाटा स्टील के VPCS चाणक्य चौधरी ने किया। इस मौके पर उन्होंने फुटसल भी खेला। वहीं हैंडबॉल ग्राउंड का उद्घाटन मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। मौके पर यूनियन व मैनेजमेंट की टीम के बीच एक प्रदर्शन मैच भी खेला गया। इसके अलावा हैंडबॉल ग्राउंड में स्कूली बच्चों व ट्रेनिंग सेंटर के बच्चों के बीच एक प्रदर्शनी मैच आयोजित हुआ। उद्घाटन के मौके पर टाटा स्टील के VPCS चाणक्य चौधरी ने कहा कि ये नए स्पोर्ट्स कल्चर की शुरुआत है। हर जगह आधुनिकता बढ़ रही है, इसलिए खेल में आधुनिक ग्राउंड का होना अनिवार्य है। फुटसल के लिए हम लंबे समय से प्लान कर रहे थे। पहले हम TT हॉस्टल के पास इसका निर्माण कराना चाहते थे, लेकिन फिर हमने इसको JRD में शिफ्ट कर दिया। मौके पर टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष संजीव कुमार उर्फ टुन्नू, टाटा स्टील खेल के प्रमुख मुकुल विनायक चौधरी, टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के प्रमुख हेमंत गुप्ता व अन्य लोग मौजूद थे। 1 घंटे का 1 घंटा 30 मिनट होता है, 10 मिनट उधर सर। ओके, ये 5 बॉल है बेटा, 5 बॉल।
फैसिलिटी ला सकें या मेरा ये रहता है कि आप अपग्रेड करते रहिए फैसिलिटी को। तो ये एक फुटसॉल का नया एक्चुअली ये 2-3 साल पहले से का ये प्लान है। इसका लोकेशन चेंज हुआ है, हम आपको बता रहे हैं। पहले ये इसका लोकेशन जीटी हॉस्टल में प्लान किया गया था, क्योंकि हमारे भी जीटीज़ वहीं आते हैं, तो ट्रेनीज़ आते हैं, वो लोग भी खेलना चाहते हैं। तो ये सोचा गया कि अलग हो जाएगा तो अच्छा है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बनाएं, और ये जगह तो अवेलेबल थी ही। तो सिर्फ आप देख रहे हैं इसमें मिनिमम खर्चे में एक फैसिलिटी को तैयार किया गया है। एंड होप यही है कि हमारे अपने भी कैडेट्स हैं वो भी खेलें, और शहर में जितने लोग हैं वो भी अपनी टीम बना के यहाँ खेल सके। मेरे को लगता है ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लोग इसका पूरा SOP बनाए हुए हैं, वो उसको सर्कुलेट भी कर देंगे कि कितने बजे से शाम तक, और ये लाइफ में भी अच्छा खेलने को रहेगा। अभी जैसे आप विटनेस करेंगे यूनियन और मैनेजमेंट का एक मैच है जिसमें कि हम चाहेंगे कि अच्छी वाली टीम जीते। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड सभागार में सबकी योजना सबका विकास अभियान 2024 के तहत 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का गुरुवार को शुभारंभ हुआ। इसमें पंचायत के मुखिया, पंचायत सेवक, वार्ड पार्षद, उप मुखिया आदि शामिल हुए। प्रशिक्षक अभिषेक सरदार अमृत माझी द्वारा सभी को प्रशिक्षण दिया गया। मास्टर ट्रेनरों ने बताया कि पंचायतों का ग्रामीण भारत के परिवर्तन में राष्ट्रीय महोत्सव के विषयों पर प्रमुख योजनाओं के प्रभारी और कुशल क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका है। 2025-26 के लिए सबकी योजना सबका विकास तैयार करने हेतु जन योजना चलाने के उद्देश्य से ग्राम सभा को सशक्त बनाने और ग्राम सभा के जरिए ही योजनाओं के चयन की जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि पंचायत स्तर की ग्राम सभा के माध्यम से योजनाओं का चयन किया जाना है। सत्र में PPT के माध्यम से पंचायत राज व्यवस्था 15वें वित्त आयोग में योजनाओं का क्रियान्वयन, मनरेगा ग्राम सभा के माध्यम से योजनाओं का चयन एवं GPDP में पेयजल की योजनाओं के चयन की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया। ये ग्राम पंचायत के लिए जो सबकी योजना सबका विकास अभियान जो अभी चलाया जा रहा है, मतलब GPDP योजनाएं तैयार की जानी है ग्राम पंचायत के लिए 2025-26 के लिए, ठीक है। उसी के लिए जो ग्राम पंचायत स्तर पर एक टीम गठन की गई है जिसको GPDP टीम बोलते हैं, मतलब ग्राम पंचायत सहजकर्ता दल। उन्हीं को ट्रेनिंग दी जा रही है, 3 दिवसीय प्रशिक्षण, जिसके माध्यम से वो सीखने के बाद वो क्या करेंगे, गाँव में जा करके ग्राम विकास योजना को तैयार करेंगे। इधर सरायकेला जिला नियोजनालय के पास गुरुवार को ट्रैफिक चेकिंग से बचने के प्रयास में 2 बाइकों की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति और उसकी 2.5 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गमरिया निवासी विशाल दास और प्रेम प्रधान अपनी बाइक पर गैस सिलेंडर भरवाने जा रहे थे। ट्रैफिक चेकिंग पॉइंट पर पहुंचते ही उन्होंने चेकिंग से बचने के लिए बाइक का यू टर्न लिया। इसी दौरान पीछे से आ रहे सिंधु कोपा निवासी भैरव महतो की बाइक से उनकी टक्कर हो गई। हादसे के बाद विशाल दास और प्रेम प्रधान मौके से फरार हो गए, जबकि भैरव महतो और उसकी 2.5 वर्षीय बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों और ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने तुरंत घायल पिता और बच्ची को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक दोनों की हालत गंभीर है। इधर पुलिस ने फरार बाइक सवारों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि ट्रैफिक चेकिंग से बचने की कोशिश में यह हादसा हुआ, जिससे दूसरे बाइक सवार और उसकी बच्ची को नुकसान उठाना पड़ा। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें और चेकिंग से बचने के लिए जोखिम भरे कदम ना उठाएं। इस घटना ने एक बार फिर ट्रैफिक नियमों की अनदेखी के खतरों को उजागर किया है। आसू पार्टी की जिला कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक सरायकेला जिला परिसदन में आयोजित की गई। इसमें संगठन को मजबूत करने और जिले में पार्टी की उपस्थिति बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक की अध्यक्षता कार्यकारी जिला अध्यक्ष रामरतन महतो ने की। आसू पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रामरतन महतो ने बताया कि खरसावां, कुचाई, खुलपानी और सरायकेला प्रखंड कमेटियों के विस्तार को लेकर गहन चर्चा की गई है। बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया कि पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने और कार्यकर्ताओं को संगठित करने के लिए जिला स्तर पर अभियान चलाया जाएगा।
इसके साथ ही प्रखंड स्तर पर नई कमेटियों का गठन और मौजूदा कमेटियों का सशक्तिकरण प्राथमिकता में रहेगा। रामरतन महतो ने कहा कि इस बैठक से मिली दिशा निर्देशों के आधार पर आजसू पार्टी आगामी समय में अपनी कार्य योजना को लागू करेगी और संगठन को और अधिक प्रभावशाली बनाएगी। बैठक में पार्टी के कई वरिष्ठ सदस्य और कार्यकर्ता उपस्थित थे। आजसू पार्टी सरायकेला खरसावां जिला के कार्यकारी जिला अध्यक्ष हूँ मैं। और आज का जो बैठक था, यह बैठक हो रहा है, इसमें जो है संगठन को कैसे मजबूत किया जाएगा और मैंने प्रखर रूप से, मजबूत रूप से उस संदर्भ में चर्चा हो रही है। साथ ही हमारा जिले के मैंने सरायकेला खरसावां जिले के 4 प्रखंड जो है, खरसावां, कुचै, खुटपानी और सरायकेला, ये 4 प्रखंड का जो है प्रखंड कमेटी का विस्तार की जाएगी। इस संबंध में विशेष रूप से चर्चा हुई। वहीं बागबेड़ा ग्रामीण जल आपूर्ति योजना का कार्य जल्द पूरा करने की मांग पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी ने की है। इसे लेकर गुरुवार को आदित्यपुर स्थित पेयजल स्वच्छता विभाग कार्यपालक अभियंता को कांग्रेस ने एक मांग पत्र सौंपा। बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना का कार्य वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे बागबेड़ा, कीताड़ी, घाघीडी, खासमहल, करंडी और हररगुट्टू समेत 21 पंचायत क्षेत्रों के लगभग 2 लाख निवासी पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य इन क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना था, लेकिन धीमी गति से हो रहे काम ने स्थानीय लोगों की समस्याओं को और बढ़ा दिया है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के तहत इस योजना के लिए 51 करोड़ रुपए का टेंडर स्वीकृत किया गया था। हालांकि संवेदक द्वारा कार्य को तेजी से न किए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार क्षेत्र में जल स्तर 300 से 600 फीट नीचे चला गया है, जिससे पानी की समस्या गंभीर हो गई है। इस संबंध में कांग्रेस ने कार्यपालक अभियंता को ज्ञापन देकर मांग की है कि कार्य में तेजी लाई जाए। पानी की किल्लत से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और संवेदक को अधिक कामगारों की नियुक्ति कर शीघ्र काम पूरा करने की आवश्यकता है। पेयजल संकट को देखते हुए अधिकारियों ने तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। आज हम लोग आए थे बात करने क्यों विलम्ब है, और गर्मी का फिर से सीजन आ रहा है और इस गर्मी में फिर से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो विभाग क्या चाहती है, माने क्या समस्या है और कब तक इस योजना को आप करा रहे हैं। उन्होंने कई चीज़ों पर ध्यान आकृष्ट कराया। एक टेक्निकल चीज़ भी उन्होंने बताया कि डिले के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है कि एक रेलवे के नीचे से विदाउट ट्रेंच पाइपलाइन पास होना। जो पाइपलाइन पहले सिर्फ 2 ट्रैक को पास होना था, तो पाइपलाइन अब 3 ट्रैक को पास कर रहा है। क्योंकि सरकार ने तीसरा ट्रैक भी बिछाने का केंद्र सरकार ने काम प्रारंभ कर दिया है, तो अब वो 3 ट्रैक 3rd लेन को बिछाने के चलते उसको 100 मीटर विदाउट ट्रेंच एरिया को बढ़ाना पड़ रहा है। और हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि जब विदाउट ट्रेंच बोरिंग करके पाइप वगैरह पास करना होता है तो 5-10 मीटर तक तो काम हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो है उसमें बहुत तरह की समस्याएं आती हैं। तो इन समस्याओं के कारण वो विलम्ब हुआ है। लेकिन इन्होंने कहा है कि सारे चीज़ों से एनओसी मिल चुका है और काम बहुत तीव्र गति से हो रहा है। यहाँ पर हमारे जमशेदपुर के सम्मानित अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे जी और सारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मिल करके शहर में जो पेयजल की समस्या है उसके संबंध में उन्होंने अवगत कराया और आपको डिटेल्स बताया। कुछ भी छोड़ा नहीं। उनका जो आश्वासन मिला है 25 मार्च तक हम हर जगह जलापूर्ति करा देंगे और जो जनहित से मुद्दे से जुड़े हुई जो समस्या है पानी से जुड़ा हुआ उसको हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। और पानी की सबसे विकराल समस्या मार्च के बाद ही आता है और सारी बातें आपको डिटेल्स में अध्यक्ष जी ने आपको बताया है, इसलिए बड़ा पॉजिटिव बात रहा। हम लोग उम्मीद करते हैं कि अपने जो उन्होंने आश्वासन दिया है, कमिटमेंट किए हैं उसको पूरा करेंगे। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी गुरुवार को 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे। उन्होंने सेंट्रल माइंस प्लानिंग डिजाइन इंस्टीट्यूट में 5G यूज केस टेस्ट लैब का उद्घाटन किया। साथ ही इंस्टीट्यूट के नए लोगों और वेस्ट मटेरियल से बनाए गए स्क्रैप आर्ट का अनावरण भी किया।
इस दौरान कोयला मंत्री ने सेंट्रल माइंस प्लानिंग डिजाइन इंस्टीट्यूट के वरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। मौके पर केंद्रीय कोयला मंत्री ने कहा कि कोयला मंत्रालय के द्वारा कोल सेक्टर में अलग अलग रिफॉर्म्स लिए जा रहे हैं। यहाँ 5G टेक्नोलॉजी हमारा घरेलू टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके माइनिंग की स्थिति, माइनिंग के समय का वेदर, व्हीकल के मूवमेंट आदि प्रत्येक गतिविधियों पर नजर रखा जा सकता है। आने वाले दिनों में वर्कर के सुरक्षा और कोल इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर भी इस तकनीकी का उपयोग किया जाएगा। वहीं विश्व के पटल पर कंपटीशन के साथ खड़ा रहने के लिए ये जरूरी है कि देश में विद्युत की कमी ना हो। पावर जनरेट करने में कोल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस कारण भी कोल प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर कोल इंडिया के प्रत्येक सेक्टर में पहल और प्रयास जारी रहता है। Same goes for temperature, humidity, pressure. तो क्या बढ़ रहा है? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। इतने सारे लोग आ गए ना एक साथ। ये लिटरली अभी का स्पाइक है। ये लिटरली अभी का स्पाइक है। ये टाइम है। तो कोल मिनिस्ट्री के द्वारा कोल सेक्टर में अलग अलग रिफॉर्म्स भी ला रहे और माइनिंग एरियाज में नए नए टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर रहे। दुनिया भर में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो भारत में कोल सेक्टर में हम लाना चाहते हैं। मगर ये आज जो 5G टेक्नोलॉजी है हमारा डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमारे हेडक्वार्टर्स में माइनिंग में क्या स्थिति है, माइनिंग क्या वेदर क्या है, माइनिंग में हमारे व्हीकल्स कैसा मूवमेंट क्या है, एवरीथिंग हम इधर बैठ के देख सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी को आने वाले दिन में जो माइनिंग एरियाज़ में जो एक्सीडेंट ना हो, वेदर का वातावरण कैसा हो, कोई थेफ्ट ना हो और वर्कर्स का सिक्योरिटी सेफ्टी कैसा हो, इस विषय पर भी कैसा यूज़ करना चाहिए आने वाले दिन में हम जिस पहला एक्सपेरिमेंट है हमारा कोल मिनिस्ट्री में, कोल इंडिया में, इसमें आने वाले दिन में हमारा PSCs में अलग अलग जगह इसको उपयोग करके प्रोडक्शन बढ़ाने में भी और वर्कर सेफ एंड सेफ्टी सिक्योरिटी में भी इस दृष्टिकोण से हम यूज़ करेंगे। ये हम गर्व के साथ कह सकते हैं जो भारत का जो तैयार हुआ है जो टेक्नोलॉजी के द्वारा, हम 5G टेक्नोलॉजी के द्वारा इस कोलिंग मिनिस्ट्री में, माइनिंग मिनिस्ट्री में भी यूज़ करने वाले हैं, यूज़ करेंगे। हमारा गर्व का विषय है। ये पहले हम फर्स्ट जो इक्विपमेंट है आज उसका उद्घाटन किया है। इधर राजधानी रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में राजस्व वृद्धि चुनौतियों और समाधान विषय पर एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर सहित संबंधित विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में मुख्य रूप से राज्य के राजस्व को किस प्रकार से बढ़ाया जाए इस विषय पर गहनता पूर्वक विचार विमर्श किया गया। बैठक के उपरांत राज्य के वित्त मंत्री ने कहा कि जिस प्रकार से इस बैठक का नाम दिया गया है कि हमारे राज्य में राजस्व वृद्धि किस संभावनाओं की तलाश में किस प्रकार से की जाए, इसे लेकर विस्तृत रूप से बैठक में विचार किया गया एवं राजस्व प्राप्ति में क्या समस्या और चुनौतियां हैं इस पर भी व्यापक चर्चा की गई। साथ ही विभागीय एवं सरकारी अनुशासन के दायरे में रहकर हम सब टीम भावना के साथ कार्य करें, ये हमारा उद्देश्य है। राजस्व प्राप्ति में जहां भी लीकेज हो उसे दूर करें और उस क्षेत्र को ढूंढें जहां से और अधिक राजस्व की प्राप्ति हो सकती है। मैं आदरणीय सचिव महोदय सर को आमंत्रित करती हूँ। मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में वित्त मंत्रालय का पदभार मुझे दिया गया तो हमारी एक जिम्मेवारी बन जाती है। जैसा कि हम जानते हैं जो राजनीतिक और सामाजिक अनुभव मेरे पास उपलब्ध हैं उसके आधार पे हम इतना जानते हैं कि जब हम राज्य के विकास की बात करते हैं, सर्वांगीण विकास की बात, किसी भी क्षेत्र में डेवलपमेंट की बात जब की जाती है तो उसके लिए धनराशि की आवश्यकता आवश्यक है। हमारे राज्य का जो अपना कर राजस्व है उसमें जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसकी प्राप्ति हम 100% रूप से कैसे करें और इसके अतिरिक्त
हम उसमें और कैसे वृद्धि करें। इसी विषय को लेकर नए वर्ष के प्रारंभ में मैं, हमारे सचिव, हमारे वाणिज्य कर के आयुक्त जी, हम लोगों ने एक तय किया कि फील्ड में जितने अधिकारी पदस्थापित हैं, कर संग्रहण में क्या स्थिति है, कहाँ परेशानी आ रही है और कैसे हम उन संभावनाओं को तलाश सकते हैं जिससे कि 2025-26 के रेवेन्यू में हम अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति कर सकें। इसी पर आधारित जो विभाग ने नाम दिया है, आज के इस समीक्षा बैठक कह लें तो उसका नाम यही है कि राज्य में राजस्व की संभावनाओं की तलाश कैसे की जाए, किस दिशा में की जाए कि हम उस पॉसिबिलिटी को। जमशेदपुर नामदा बस्ती की रहने वाली राज अदिति 38वें नेशनल गेम्स में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगी। अपने बेहतर प्रदर्शन के लिए फिलहाल वो ट्रेनिंग में व्यस्त हैं और कोच रोहित शर्मा की देखरेख में आर्चरी ट्रेनिंग सेंटर एटीसी बर्मा माइंस में जमकर पसीना बहा रही है। कुलमुरी नामदा बस्ती की रहने वाली राज अदिति 28 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक उत्तराखंड में शुरू हो रहे 38वें नेशनल गेम्स में झारखंड का प्रतिनिधित्व करने को तैयार हैं। 19 वर्षीय अदिति राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने शानदार प्रदर्शन के लिए झारखंड से राष्ट्रीय खेल के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है। अदिति के पदक जीतने और नेशनल आर्चर बनने के पीछे संघर्ष छुपा हुआ है। परिवार की अच्छी स्थिति नहीं होने के बावजूद भी राज अदिति सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में पदक जीत चुकी हैं। अब वह सीनियर नेशनल टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करने को तैयार हैं। मेरा नाम राज अदिति है और मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं तीरंदाजी जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी तब से कर रही हूँ। शौक़ तो नहीं था। हमारे सब्स्टिट्यूशन पीरियड में हमारे कोच आए थे अमर सर, तो वो जब आए थे तो उन्होंने कुछ लड़कियों को सिलेक्ट किया था। उनमें से एक मैं थी। जब मैंने ये बात घर पे बताई तो घर वाले ने बोला कि अच्छा है, जाओ फिज़िकली फ़िट रहोगी, स्पोर्ट्स में रहोगी। तो उस समय तो मैंने बस ऐसे ही साइड करिकुलर एक्टिविटी के लिए इसको ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद फिर धीरे धीरे मेरा इसमें इंटरेस्ट जागा और फिर मैं बहुत अच्छा करने लगी इसमें। तो सर ने मुझे धनुष खरीदने के लिए बोला, क्योंकि मैं बहुत शिद्दत से करती थी जो भी वो बोल के जाते थे। सर नहीं भी रहते थे तो भी मैं वो किया करती थी। तो फिर सर ने मुझे मॉडर्न वो ख़रीदने को बोला। मॉडर्न वो जब मैंने उस समय लिया था पहली बार तो उसका कॉस्ट था 1,50,000। तो पापा ने वो तो ख़रीद के दे दिया। फिर लॉकडाउन में मेरा वो टूट गया वो, और पापा की जॉब भी चली गई थी। तो पापा ने लोन पे मेरे लिए वो ख़रीदा। और मेरे जो कोच है अभी रोहित सर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। उनके बदौलत और मेरे पेरेंट्स के बदौलत अभी मैं जो भी अचीव कर रही हूँ, मैं पूरा क्रेडिट उन लोगों को देना चाहूँगी। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।